नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और इस वक्त हम मौजूद हैं टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट में। आज तीसरा दिन है और तीसरा और अंतिम दिन, जहां पहले सत्र की शुरुआत राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की लिखित प्रसिद्ध लेखनी पर चर्चा हुई और इस चर्चा के लिए प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया और प्रभात खबर के फीचर एडिटर विनय भूषण मौजूद रहे, जहां इस किताब पर चर्चा हुई और इस किताब की अंग्रेज़ी अनुवादक भी ऑनलाइन जुड़ी, जहां इस किताब के 55 साल बीत जाने के बाद भी आज के समय में यह किताब कितनी सार्थक है और किस तरह से जो स्थिति शिक्षा विभाग की दिखाई गई है किताब के माध्यम से, वह स्थिति आज भी कितनी बहाल है, इन तमाम तथ्यों पर चर्चा की गई। हमारे बीच ममता जी हैं। ममता जी के लेखन से, उनके व्यक्तित्व से सभी लोग परिचित हैं। कल हम लोग उनको सुन भी रहे थे। उनकी पूरी जीवन यात्रा हर रूप में, एक लेखक के रूप में, अपने दाम्पत्य जीवन की जो चुनौती थी उसकी भी उनकी चर्चा उन्होंने कल की थी। और ममता जी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे गिलियन राइट। गिलियन राइट भारत के कई हिस्सों में व्यापक यात्राएं करके उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और जिस किताब पे हम आज चर्चा करेंगे, राग दरबारी, उसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया है। उनके संस्करण भी हम लोग सुनेंगे। जिस किताब की चर्चा हम लोग आज करेंगे, राग दरबारी, ये आज़ादी के 17 साल बाद ही लिखने की प्रक्रिया श्रीलाल शुक्ल जी ने कर दी थी और 1968 में वो किताब आई थी। यानी भारत अभी किशोर भी ठीक से नहीं हुआ था और उसके गांव में क्या चल रहा था उसको बहुत सूक्ष्मता से पकड़ने की कोशिश शुक्ल ने जी की है। उसी किताब पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। उस किताब पे उनको ज्ञानपीठ भी मिला है और साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। तो एक रचनाकार से दूसरे रचनाकार के बारे में हम लोग पूछेंगे। ममता जी, कैसे देखती हैं आज भी आप राग दरबारी को, उसके बारे में, उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में, और जो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं विस्तार से आप कह सकती हैं। सबसे पहले तो मैं झारखंड महोत्सव, टाटा स्टील और प्रभात खबर तीनों को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हिंदी की एक इतनी महत्वपूर्ण कृति को आज फिर से याद करने का हमें अवसर दिया है। विनय जी, आपको नमस्कार। साथ ही साथ ये भी महसूस हो रहा है कि सुबह सुबह अपना इतवार ज़्यादा लोग शायद खराब करना नहीं चाहते। खाली कुर्सी की आत्माएं थोड़ा सा कराह रही है और ऐसे में बोलने वाले को भी ये लगता है कि जो बैठे हैं वो तो शायद पहले से ही राग दरबारी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े हैं। यहाँ वाणी प्रकाशन की सर्वेसर्वा अदिति महेश्वरी गोयल हैं, मालविका बैनर्जी हैं, पंकज मित्र, इतने अच्छे कहानीकार आ गए हैं जिनका मुझे परसों से इंतज़ार था। और यहाँ एक से एक सुधी सुविज्ञ लोगों के बीच में मैं अपना छोटा सा मत लेकर आई हूँ। इसमें सबसे जो थ्रिलिंग बात है मेरे लिए वो ये कि श्रीलाल शुक्ल जी हमारे अग्रज मित्र थे, बहुत अच्छे। अपने इलाहाबाद के दिनों में वो हमारे साथ थे और कई बार ये हुआ कि राग दरबारी के लिए उनकी पत्नी गिरिजा जी, जो स्वयं बहुत अच्छी संगीत की जानकार थी, उन्होंने हमसे कहा कि भाई इस किताब की रॉयल्टी बहुत कम आती है। श्रीलाल जी नाराज़ हो गए क्योंकि रविंद्र कालिया और श्रीलाल शुक्ल दोनों हम प्याला हमने वाला व्यक्ति थे। और श्रीलाल जी ने कहा, गिरिजा तुमने ये बात क्यों कही? क्योंकि श्रीलाल जी को लगा कि कहीं बात प्रकाशक तक ना पहुंच जाए। तो इसकी प्रक्रिया जो है, जब उन्होंने लिखी ये किताब, बहुत साल लगे उन्हें
इस किताब को उन्होंने लिखा गणतंत्र दिवस के 16 साल बाद, स्वाधीनता के 16 साल बाद नहीं, गणतंत्र दिवस के 16 साल बाद लिखा। लेकिन वो लिख रहे थे इसको 4-5 साल से। 1-2 साल तो ये सरकार की फाइलों में पड़ी गई किताब मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में, क्योंकि सरकार ने ये कहा पहले कि नहीं नहीं ये नहीं छपेगी किताब, और ये तो किताब सरकार के विरुद्ध है। उसके बाद पता चला कि नहीं नहीं किताब सरकार के विरुद्ध नहीं है, और किताब जो है शिक्षा की धांधलियों को परिभाषित करती है, शिक्षा जगत की धांधलियों को परिभाषित करती है। तो बड़ी देर लगी, क्योंकि सरकारी आदमी अगर किताब लिखता है तो एक समय था जब अनुमति लेनी पड़ती थी, तो इसकी प्रक्रिया बड़ी विलंबित रही इस किताब के छपने की। और आपको बताएं, देखिए एक लेखक के साथ क्या होता है, जब वो लिखता है तब उसको ये नहीं पता होता कि इस किताब का भविष्य क्या होगा, इस किताब का जीवन कितना चलेगा। हमारी खुद की कई किताबें हैं जिनके 52 साल हो गए हैं। बेघर मैंने जब लिखा था तब मुझे ये भी नहीं पता था नॉवेल क्या होता है, आज उसको 52 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी बच्चे किताब खरीदते हैं और हमसे हस्ताक्षर करवाते हैं। तो आप देखिए किताबों की जीवन रेखा बिल्कुल ऐसी है जैसे बच्चों की जीवन रेखा। बच्चों को तो फिर भी ट्रिपल वगैरह लगवा जाते थे, तो थोड़ी सी एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ ये बचा रहेगा। किताबों की कोई ट्रिपल नहीं लगती है, किताबों में केवल पाठक ही ट्रिपल लगा सकता है। तो श्रीलाल जी की ये पुस्तक जब आई तो सबसे पहली समीक्षा श्रीपत राय ने लिखी, जो दिग्गज थे उस समय। भाई वो कहानी नाम की पत्रिका के संपादक थे, प्रेमचंद के पुत्र थे, और ऊपर से ये कि वो बुद्धिजीवी थे, पढ़ते थे। उन्होंने पढ़कर लिखा कि राग दरबारी महाऊब का महा उपन्यास है, क्योंकि काफ़ी मोटा सा था ये, हार्ड बाउंड में तो और भी मोटा लगता था ये। और वाकई उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम तो है, क्योंकि उपन्यास का एक बना बनाया स्वरूप ढांचा ये होता है कि उसमें थोड़ा घटनाओं का उतार चढ़ाव हो, थोड़ा बहुत प्रेम प्रसंग हो, आशा निराशा हो, थोड़े चटखारेदार चरित्र हो, ये सब चीज़ें इसमें बिल्कुल गायब है। राग दरबारी को पढ़ने के लिए पाठक को भी नया होना पड़ता है। किसी रचना को जब आप देखते हैं बिल्कुल नए कलेवर में है, नई विषय वस्तु है, नया तरीका है, और व्यंग को उन्होंने यहाँ पर फिक्शन के रूप में दिया, उपन्यास के रूप में दिया है। हरिशंकर परसाई व्यंग लिखते थे, लेकिन वो औपन्यासिक नहीं थे, और हरिशंकर परसाई की शैली और हरिशंकर परसाई का पैनापन दोनों श्रीलाल जी लेते हैं। लेकिन हरिशंकर परसाई एक शहरी किस्म के व्यंग्यकार हैं, और यहाँ उन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि लेकर पूरे उपन्यास की रचना की। श्रीलाल जी ने, श्रीलाल जी का जन्म गांव में हुआ, श्रीलाल जी बहुत दिनों तक गांव में रहे, उसके बाद पढ़ाई के लिए वो लखनऊ आ गए। तो श्रीलाल जी ने गांव अपने अंदर जीवित रखा, लेकिन श्रीलाल जी ने गांव उस तरह से नहीं रखा जैसे फॉर्मूले की तरह से गांव को कई अन्य लोग रखते हैं। गांव को एक फॉर्मूला बना लेते हैं लोग, जैसे फिल्मों में घुटने तक का लहंगा पहनाकर रेखा को नचवा देते हैं, इस तरह से गांव को फॉर्मूला बना लेते हैं लोग, और गांव की रचनाएं लिखते हैं ये सोचकर कि इसके तो लोग रस लेंगे ही लेंगे, क्योंकि गांव के नाम पर छूट ली जा सकती है, जैसे मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास होते हैं। तो गांव को तरह तरह से लोग प्रयोग करते हैं। गांव का बड़ा रचनात्मक प्रयोग, रोमांटिक प्रयोग और बड़ा संवेदनशील प्रयोग अगर किसी ने किया तो वो या तो रेणु थे, लेकिन रेणु की रचना श्रीलाल जी से 15 साल पहले आई थी, मैला आंचल और परती परिगता। श्रीलाल शुक्ल जो है
वो कई मुंडेरे तोड़ते चलते हैं, कई दीवारें तोड़ते चलते हैं, तब हम राग दरबारी पर आते हैं। और राग दरबारी में वो जो जोखम उठाते हैं वो कई तरह का, विनय जी ये आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि ये तो आग पे चलना है कि आप गांव के बारे में लिख रहे हैं और आप भावुक भी नहीं हो रहे हैं। लोग अपने गांव को याद करते हैं, हम तो इलाहाबाद को याद करते तो भावुक हो जाते हैं। हमें इलाहाबाद का कोई आदमी मिलता है तो लगता है मायके का कोई आदमी मिल गया है, जबकि मेरा जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ। और शीला जी उस पूरी भावुकता से अपने को बचा ले जाते हैं इस उपन्यास में। और वो शुरू में ही हमें बता देते हैं कि उनका शिवपालगंज जो है गांव, वो एक हीरो है यहाँ पर। यानी वो केवल पृष्ठभूमि नहीं है, वो एक चरित्र है, वो एक पात्र है। ये बात मुझे बहुत थ्रिलिंग लगती है इसमें। काल्पनिक गांव है वो, कहीं शिवपालगंज नहीं है। उसके बाद न जाने कितने लोगों ने शिवपाल, खुद श्रीलाल जी ने उसके बाद शिवपालगंज के नाम से एक कहानी भी लिखी, इकबालगंज भी लिखा उन्होंने एक, लेकिन वो इतनी लोकप्रिय नहीं हुई। लोगों ने इसके व्यंग को सराहा। और इसमें क्या है, बीच बीच में पात्रों से हटकर, क्योंकि पात्र तो उनके सब देहाती हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई पहलवान है, कोई लंगड़ है और कोई बीमार है, रंगनाथ है ना। तो वो तरह तरह के पात्र हैं उनके पास उसमें। अब ये पात्रों से आप बहुत इंटेलिजेंट किस्म का व्यंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आशा नहीं कर सकते उसकी। बीच बीच में लेखक अपनी टिप्पणी देता है, और लेखक उसमें जो टिप्पणी देता है उसमें सारा व्यंग निहित है। उनके जो वाक्य है भाई, इतनी उसको विश्व के इतनी भाषाओं में उसका अनुवाद किया। जिन्होंने अनुवाद किया, मैं जानना चाहती हूँ गालियों का अनुवाद कैसे किया होगा। ये तो अभी हमारे साथ अगर जिलियन राइट उनसे पूछेंगे कि भाई आपने गालियों का क्या किया, क्योंकि इतनी गालियाँ और बड़े मौलिक किस्म की गालियाँ और बड़ी प्राचीन किस्म की गालियाँ। और मैं कहूँगी कि जितने शब्द हैं उतने अपशब्द भी हैं, जबकि मैं हमेशा इसका विरोध करती हूँ। मैं कहती हूँ साहित्य को शब्दों से काम लेना चाहिए, अपशब्दों से नहीं लेना चाहिए। थोड़ी मेरी बहस भी रहती थी श्रीलाल जी से इन बातों को लेकर, क्योंकि श्रीलाल जी ये करते थे कि उदात्त और भदेश दो चीज़ों का मिश्रण हमेशा करते थे बोलते हुए। तो मुझे इस बात पर आपत्ति होती थी। मैं कहती थी श्रीलाल जी आप अपनी भाषा ठीक कीजिए। मैं सोचती हूँ कि एक लेखक की भाषा में आशा होनी चाहिए, भाषा से दूसरों को प्रत्याशा मिलनी चाहिए, निराशा नहीं मिलनी चाहिए। गिलियन हमारे साथ मौजूद हैं, तो अभी आप सुन रही होंगी कि ममता जी ने जो कहा, आप वो बताने से पहले हमें ये पूरी आपके मन में ये बात कैसे आई कि राग दरबारी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए। ये पूरी जो यात्रा है ट्रांसलेशन की, अनुवाद की हिंदी से अंग्रेजी में, कैसे आपने किया, ये पूरी प्रक्रिया आप बताएं गिलियन। और बस मैंने उठाया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर मुझे फौरन लगा कि ऐसी कोई किताब अंग्रेजी में तो है ही नहीं। और इसमें क्योंकि हम जर्नलिज्म के संबंध में हम घूमते फिरते थे कुछ उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगा है एक तो ये बिल्कुल सच है और दूसरा इसमें जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। तो फिर मैं उसको लेके पहले मैंने श्रीलाल शुक्ल जी से संपर्क किया है और उनको कोई एतराज नहीं था आई थिंक कि मैं इस आइडिया को मैं पेंगुइन इंडिया के पास ले जाऊं। वहाँ एडिटर उस समय का डेविड दावेदा साहब थे, उन्होंने फौरन अग्री कर दिया है, शुक्ला जी ने फौरन अग्री कर दिया है और तब से शुरू हो गया। और मेरे सामने ये मसला था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और हिंदी पढ़ती थी, मुझे अनुवाद बहुत ही ऊब वाले काम नजर आता था, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस किताब की वजह से मेरी राय बिल्कुल बदली। और फिर मैं
कभी कभार करते करते मैं इंदिरा नगर लखनऊ जाया करती थी और शीला शुक्ल जी के साथ टाइम बिताती थी। और वो वाला ऑथर नहीं थे जो अपने रचने के बारे में बहुत घमंड थे और बहुत परेशान। वो कहते थे कि बस उसको मैं चेक करूंगी कि इसमें कोई जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं वो मैं ठीक कर दूंगी, बाकी आपका है। तो इसी से हो गया था। इतने मजेदार है कि आप उनको सीधा 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 तर्जुमा कर सकते हैं, तब भी वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो इसमें एक जो तस्वीरें सामने आती हैं इन महावरों से वो इतने मजेदार हैं कि बस इसी तरह आप अनुवाद कर सकते हैं और किसी तरह नहीं। क्योंकि ये लोग और शीला शुक्ल ने इस आपत्ति उस जमाने में जब ये किताब लिखी गई थी, ये किताबों को आंचलिक कहा जाते थे, यानी वो आंचल के हैं। और इस बात पे उनको बड़ी आपत्ति थी, क्योंकि उसने कहा कि जहाँ 80% लोगों का संबंध गांव से है, वो आंचलिक किस तरह हो सकता है? आंचलिक वो है जो व्हाइट कॉलर नॉवल है, जो शहर का नॉवल है, वही असली आंचलिक है। और जो ये किताब है जो आधा गांव है, वही असली हिंदी उपन्यास है और आंचलिक बिल्कुल नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने एक जगह लिखी भी है, मैंने निकाली है, व्यंग के बारे में। जो इस किताब में जो व्यंग है, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा जब ये पहले आया था। उन्होंने कहा कि अगर राग दरबारी व्यंग या हाई कॉमेडी के मूड में लिखा गया है, तो ये बात गांव के उस मूड से मेल खाती है जहां विपत्तियों और संघर्षों के बावजूद लोग हर छोटी छोटी बात से अपने को खुश रखने की कोशिश करते हैं। लोगों के सोच और मिजाज में बदलाव भी आया है, तब भी इस किताब का जो आकर्षण है वो कम नहीं हुआ है। वो चाहे विश्वविद्यालयों में है, जो उनके उपन्यास पढ़ने वाले लोग हैं या नई कहानी पढ़ने वाले लोग हैं, जब भी चर्चा होती है तो ये किताब हमेशा को लोग रेफर करते हैं। तो उसमें ऐसा क्या आपको अभी भी नज़र आता है? जो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो एक बिल्कुल अलग किस्म की किताब है विनय जी। आज तक ऐसा उपन्यास उसके बाद भी नहीं लिखा गया है कि जहाँ केवल सारे केओस को आपके सामने पेश किया जा रहा है और लेखक के अंदर सुधार या समाधान देने की कोई आकांक्षा नहीं है। आप ये देखिए, वो इंटर कॉलेज जो है, छंगामल इंटर कॉलेज, जिसके प्रबंधक हैं वैद्य जी, वो वैद्य जी अजब धांधली मचाए रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बद्री पहलवान और रुपन। अब दोनों बच्चे एकदम पोल्स अपार्ट हैं। और हम लोग के परिवारों में होते हैं ऐसे कि 2 बच्चे हैं, पैदा एक ही माँ बाप से हुए, लेकिन स्वभाव एकदम अलग अलग है। और हालत ये है कि रंगनाथ के सपने में बेला आती है, और जब बेला आती है तो कहाँ जाती है? बद्री पहलवान के पास जाती है। तो ये सारी बातें जो है कुल मिलाकर एक बड़े कियोटिक किस्म की ट्रेवेस्टी बनती है। कॉमेडी नहीं कहूँगी मैं इसे, ये ट्रेवेस्टी बनती है। और इस सारी आपाधापी को, इस सारी धमा चौकड़ी को जब हम देखते हैं और वो किस अंदाज में उन्होंने दी है, रूपर्ट स्नेल ने इस पर बहुत अच्छा, बहुत लंबा लेख लिखा था राग दरबारी पर। उन्होंने जिलियन राइट को भी कोट किया है उसमें, और उन्होंने ये बताया है वाकई में कि शिवपालगंज जो है वो एक चरित्र है, पात्र है इसके अंदर। और ऐसा बहुत कम होता है। ये इसी तरह से पात्र है जैसे टॉमस हार्डी ने वेसेक्स को बनाया था अपना पात्र। हर जगह अगर हीथ भी आएगी तो वेसेक्स की आएगी, अगर गड्ढा भी आएगा तो वेसेक्स का आएगा। तो उन्होंने अमर कर दिया था वेसेक्स को। इसी तरह से इन्होंने उस शिवपालगंज को अमर कर दिया है। और छंगामल इंटर कॉलेज जैसे कॉलेज में तो मैंने भी पढ़ा है इलाहाबाद में। तो आप ये देखिए कि कॉलेजों की यूपी में खास तौर से कॉलेजों की दशा बहुत खराब है।
और महिला कॉलेजों की दशा तो और ज़्यादा खराब है। प्राइमरी स्कूलों की हालत ये है कि जो एजुकेशन सेक्रेटरी है वो मुझे बताते थे कि जब गए तो वहाँ एक टूटी दीवार के सिवा कुछ नहीं था, और टूटी दीवार के सहारे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, और एक टीचर 5 क्लास ले रहा है, क्योंकि बेसिक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में 5 दर्जे तक क्लासें होती है, और वो 5 महीने का 5 क्लास कैसे ले सकते हैं एक साथ? कहते नहीं, उसको कहा जाता नहीं तो उसकी तनख्वाह ही नहीं आएगी, और नियुक्तियाँ कर नहीं सरकार आगे। तो ये जो हमारे यहाँ शिक्षा के प्रणाली और व्यवस्था में जो धांधलियाँ हैं, मुझे लगता है वो आज भी अपील करती है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी ये कमियाँ दूर नहीं हुई है। आपको पता है, मैं खुद शिक्षा विभाग में रही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि शिक्षा विभाग में जो धांधली होती है, जो रिक्ति होती है, प्रिंसिपल रिटायर होने को आ जाता है, रिक्ति पूरी नहीं भरती, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ओके ही नहीं मिलता आपको। अब आप कैसे करेंगे? आप 200-200 रुपये महीने पर चपरासियों जैसे टीचर रखते हैं, उनसे काम लेते हैं और उसके बाद उनको विदा कर देते हैं। मतलब एक तरह का हमारे हाथ से हत्या होती है, लोगों की टैलेंट की हत्या होती है। अब वहाँ तो गांव है, वहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। इलेक्शन होता है जैसे जो आम चुनाव में होता है, इस तरह वो वैद्य जी धांधली करते हैं, हर बार वो खुद ही बन जाते हैं प्रेसिडेंट। तो आप देखिए, ये सारी बातें आज तक शाश्वत है। ये इसमें दूसरी बात आगे बढ़ती है कि जिन रोगों के शिनाख्त में जिसकी पहचान श्री लाल शुक्ल ने तब कर दी थी 1968 में, वो रोग अभी भी हमारे साथ साथ चले हैं, उनका इलाज नहीं ढूंढा जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था में एक गैप है लगातार, कार्यान्वयन में और विधि निर्माण में, दोनों के बीच में हमारे यहाँ गैप है। अब तो हालत यह है, न्यायपालिका में भी गैप आ गया है, तीनों विधाओं में गैप आ रहा है। अगर आज कोई लिखे, और लिखा भी है, सत्यनारायण का उपन्यास है गांव भीतर गांव, जिसमें उसने बताया है कि एक औरत बलात्कार की शिकायत करने के लिए जाना चाहती है, गांव का सिपाही उससे कहता है कि चलो हम तुम्हें थाने ले जाते हैं रपट लिखाने के लिए, और रास्ते में कहता है कि ऐसा है, बलात्कार तो तुम्हारा 3-4 दिन पहले हुआ था, अब वो तो पुराना हो गया, तो प्रमाण कैसे दोगी? तो इसको ताज़ा करना पड़ेगा। अब वो उस दुर्घटना को सिपाही उसे पड़ोस की झाड़ी में ले जाकर, पास की झाड़ी में ले जाकर, और उस बलात्कार की घटना को ताज़ा करता है। ये धांधली हमारे यहाँ है। तो आप कैसे कोई उम्मीद रखते हैं किसी भी प्रकार की न्याय व्यवस्था की? तो हमारे साथ होता ये है कि क्योंकि हमारे समाज में आज भी छंगामल कॉलेज अभी खत्म नहीं हुए हैं, छंगामल कॉलेज अभी भी है, और अभी भी वैद्य जी जैसे लोग काबिज बने हुए हैं, और वो मैनेजर जैसे पद पर होते हैं। हमारे मैनेजर जो थे कॉलेज के, जिस समय उनकी मृत्यु हुई, उनके कपड़े के जूते में 21 पैबंद थे, और वो 21 लाख रुपए अपने बैंक में छोड़ के गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के लोग प्रबंध समिति में होते हैं और वो एजुकेशन चलाते हैं। मैंने भी एजुकेशन के सारी धांधली के ऊपर एक उपन्यास लिखा था, अंधेरे का ताला, जिसमें महिला शिक्षा के बारे में मैंने लिखा, वो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। क्योंकि वाकई में महिला शिक्षा का तो और बुरा हाल है, बालिका शिक्षा का, बेसिक शिक्षा के जाने कितने अधिकारी मुझे बताते हैं 6-6 महीने शिक्षकों की तनख्वाह नहीं आती सरकार से। तो ऐसे में जो प्राइवेट प्रबंध तंत्र है वो काबिज हो जाता है, वो प्रबल हो जाता है। वैद्य जी जैसे लोग कभी खत्म नहीं होते, और उनके बच्चे जो अर्ध शिक्षित हैं, कुशिक्षित हैं, वो वहाँ पर रूल करते हैं। गांव में आज भी ये हालत है, और कस्बों में भी ये हालत है। शहर की बात आप छोड़ दीजिए, मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, वहाँ तो सरकार ने गोद ले रखा सारे कॉलेजों को, और वहाँ अगर वो नहीं करेंगे तो उनको मार पड़ेगी, इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए वहाँ तो मामला ठीक चलता है। लेकिन आप ज़रा सा शहर से 10 किलोमीटर अंदर जाइए, तब आप देखेंगे कि जब मुख्य सड़क से 10 किलोमीटर अंदर जाइए
तब आपको पता चलेगा कि तंत्र कहाँ कहाँ शिथिल है, कहाँ कहाँ पस्त है, लस्त है, भ्रष्ट है। गिलियन, जब आप इसका अनुवाद कर रही थी राग दरबारी का, तो उसमें कौन सा हिस्सा ऐसा था जो आपको सबसे ज़्यादा अपील कर रहा था? उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा ख्याल है ऐसा कोई हिस्सा नहीं था, क्योंकि एक मसला है कि एक बात ये है कि शिक्षा इसमें एक बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ सहकारिता समितियां, इसके साथ पुलिस, इसके साथ अदालत, इसके साथ नेता, इसके साथ आईएएस, इसके साथ जहां जहां हर पहलू है और जिंदगी का और समाज का, जहां जहां, तो हर तरफ, हर शुरू में जब ये किताब लिखी गई थी, लिखने से पहले शीला शुक्ल ने बताया कि पहले मैं करीबन 40-50 गांव की कहानी मैंने तैयार की है, और कार्टन होटल एक बहुत शानदार होटल हुआ करता था, अब उतना शानदार नहीं है लखनऊ में, और वो अपने अदबी मित्रों के साथ बैठ के सुनाया करते थे, और इन लोगों ने उनको बताया है कि इनको sort of अडैप्ट करके वो पेश करना चाहिए। ये इन कहानियों में कुछ नई है जो किसी और चीज में नहीं है। और तब उन्होंने मेहनत लगाना शुरू कर दिया है, और वो लिखते हैं कि 6 साल लगा, और इन 6 सालों में वो इन गांव के लोग, जैसे आपने कहा गाड़ी वाले जो गाड़ी वगैरह बहुत करते थे, उनके साथ अपने मन के अंदर वो उठते बैठते हैं, उनके साथ रहते थे 6 साल तक। उन्होंने कहा मेरी जबान भी खराब हो गई थी, उतनी खराब हो गई कि मेरे परिवार की औरतें भी मुझे देख के अजीब नजरों से देखने लगे, और क्योंकि मेरे पास कहीं कोई वाजिब जगह नहीं थी लिखने के लिए एकांत में, तो मैं अपनी मोटर गाड़ी लेके वीरानी में जाके लिखता था, और कभी कभार दूर दराज डाक घर भी जाते थे, डाक बंगले लिखने के लिए। तो ये पूरा मामला 6 साल का था, और उन्होंने 2500 पृष्ठ उन्होंने कहा फुल स्टॉप के लिखे हैं और काटे थे, लिखे और काटे उस जमाने में। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमें लगता है कि उन्होंने ऐसे क्यों ऐसे लिखा, दिमाग में आया और लिख दिया, ऐसे नहीं है। तो इस किताब में जो भी शब्द कहीं भी है, वो शब्द बिल्कुल सटीक और सही है, और इसी से उसका असर है। छोटा सा सेंटेंस हो लेकिन असर बड़ा है, और क्योंकि वो शुरू में अलग अलग कहानियों का था, तो ये एपिसोडिक किताब है। तो आपने एक चैप्टर में आपने लिया अदालत, दूसरे आपने लिया तीसरे आपने लिया है सहकारी सब कमेटी में गबन, फिर बदरी पहलवान जा रहे हैं अपने किसी चेले को ठीक करने के लिए, फिर चुनाव होता है कॉलेज में, और फिर एक आदमी आता है, वो अपने घोड़े में सवार होके, उसके हाथ में बंदूक है, और मीटिंग के लिए क्वोरम एक चीज होती है जो जरूरी है। लेकिन ये आदमी बैठ के वो कॉलेज के सामने कहते हैं कि आप अंदर जाइए, सब लोग आप मीटिंग कीजिए, क्वोरम। उन्होंने अपने पिस्टल अपने जेब में देख लिया और कहा कि मेरे पास एक क्वोरम यहाँ है, वो काफी है, इस तरह का। तो एक और उन्होंने, तो इसमें बोरियत की कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि सीन शिफ्टिंग करता रहता है। और रंगनाथ जो एक शहरी आदमी है, जो आइडियलिस्टिक थोड़ा बहुत है, वो बहुत मायूस हो जाता है ये सब देख के, क्योंकि उनको एहसास होता है कि यहाँ कितने असलियत में पर्दे के नीचे कितनी बेईमानी है, और सब कुछ कितना भ्रष्ट है। तो आई थिंक इसीलिए तो पूरी किताब का असर है। आपने जब इस किताब को अंग्रेजी में अनुवाद किया और अंग्रेजी के पाठकों के पास ये किताब गई, तो उनका रिएक्शन भारत में और भारत के बाहर विदेशों में जिन लोगों ने भी पढ़ा इसके अनुवाद को अंग्रेजी में, उसकी प्रतिक्रिया किस तरह की मिली आपको? आई थिंक खासतौर पे एकेडमिक सर्कल्स बाहर, क्योंकि ये किताब इंडिया में छपी थी
और मुख्य तौर पे इंडिया के पाठकों के लिए था। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो हिंदी नहीं पढ़ते, तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला। और मुझे मिला बाहर से, खास तौर पे एकेडमिक सर्कल्स में इस किताब की बड़ी अहमियत है। और ना सिर्फ साहित्य के रूप में, लोग इससे बहुत सारे सोशल वगैरह वगैरह से सबक सीखते हैं। तो इस किताब का प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ है, मैं कह सकती हूँ। और भारत अभी लोग तल्ख बात जो है, तल्ख बात पीना कभी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप व्यंग के साथ जिस तरह उन्होंने किया है, आप सबसे मुश्किल बात कह सकते हैं और तब लोगों को सुनने में मजा आता है। ये बड़ा ट्रेजेडी की तरह से पेश नहीं होता है। मैंने पूछा कि इस किताब को बाहर से, मैंने जो भारत के बाहर जो है पाठक अंग्रेजी के, उन तक ये किताब पहुंची होगी, तो उसमें से कोई ऐसा रिएक्शन जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कर सकें? नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि ये किताब पेंगुइन इंडिया ने छापा है, ये किताब बाहर नहीं छपी है। जो जानकार लोग हैं उन्होंने पसंद किया है, लेकिन आम पाठकों में तक नहीं पहुंचा है। ज्यादातर जो अंग्रेजी अनुवाद है हिंदुस्तान के, ज्यादातर अभी भी हिंदुस्तान के लिए ही है। कुछ हैं जो बाहर लिए जाते हैं, और ज्यादातर आज ये रुझान, क्योंकि लोगों को नयापन की जरूरत है, आज ये रुझान बढ़ रहा है। लेकिन उस जमाने में जब मैंने अनुवाद किया है, ये ना का बराबर, आई कैन से। ममता जी, गांव की राजनीति पे अन्य किताबें भी लिखी गई हैं, दूसरी किताबें भी हैं जो रचनाकारों ने लिख करके लाई हैं, और हाल में भी कई लोगों ने लिखे हैं। तो ग्रामीण राजनीति का जो जो चरित्र है, जो उसकी बनावट है, जो श्रीलाल शुक्ल जी ने रची, और अब जहां आप कई शहरों में, गांव में विजिट भी की होंगी, क्या कोई बुनियादी अंतर आपको दिखता है? हाँ, धीरे धीरे अंतर तो दिखिए आ रहा है, क्योंकि गांव में भी अब शिक्षा पहुंच रही है। हम ये कहेंगे कि अब बहुत जल्द गांव वालों ने पहचान लिया है कि उन्हें अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षित करना है। तो गांव को बच्चा दर्जा 5 पास करने के बाद पास के किसी शहर में भेज दिया जाता है। और मेरे ख्याल है हमारे यहाँ न जाने कितने कामयाब इस तरह के काम करने वाले व्यक्ति हैं जिनके पास पृष्ठभूमि में गांव है, लेकिन वही उस गांव में वो खाद बनकर सड़ नहीं गए हैं। वो वहां से निकलकर फिर वो अच्छी अच्छी जगहों में और बहुत ही सकारात्मक दृष्टि के साथ वो काम कर रहे हैं। मैं तो जिससे भी बात करती हूँ उसके पास एक गांव पृष्ठभूमि में होता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, मैं कहूँगी। और श्रीलाल जी को जब हम पढ़ते हैं राग दरबारी में, तो कथा तो एक तरफ है ही, लेकिन उस व्यंग के लिए बहुत पढ़ते हैं हम। जो व्यंग उसकी रीढ़ की हड्डी है, इस रचना की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो गांव की खिल्ली नहीं उड़ा रहे हैं, वो गांव को शीशे में उतार रहे हैं एक तरह से, उस समय के गांव को। क्योंकि वो गांव देखिए वो कौन सा बता रहे हैं गांव, आपने जो समय बताया ना, वो 1955 उससे भी पहले के गांव बता रहे हैं वो। मेरे ख्याल है कि उनकी उम्र रही होगी मुश्किल से 15-16 साल की जिस समय उन्होंने ये गांव देखा होगा, क्योंकि वो 1925 में पैदा हुए थे। जी, 1925 में, है ना? हाँ। अगर अभी वो होते जीवित तो हाँ, अभी 31 तारीख को दिसंबर में 98 साल के वो हो जाते हैं। जी, जी। तो वो जो लिख रहे हैं गांव, वो गांव बहुत पहले का गांव है, जब ठीक से सड़क भी नहीं होती थी और ठीक से जमीन का कोई आवंटन भी नहीं होता था, और धांधली बहुत थी उस समय। हक, मालिकाना हक के ऊपर और संस्थाओं के घेरेबंदी के ऊपर। चकबंदी नाम की चीज बाद में शुरू हुई है, उस समय नहीं थी।
तो ये सारी समस्याएं जो है उसकी है, और वो इसीलिए भाषा को भी डिकंस्ट्रक्ट करते चलते हैं। वो लगातार भाषा को तोड़ते मरोड़ते चलते हैं, क्योंकि वो एक नई शैली इजाद कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि व्यंग के माध्यम से भी हम अपनी बात कह सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। व्यंग को एक विधा के रूप में लोग लेते हैं, एक अस्फुट लेख लिख देते हैं। हुआ ये कि व्यंग को विनोद के साथ जोड़ दिया गया है, हास्य व्यंग नाम का एक कॉलम ही बना दिया गया है, और वो नॉन सीरियस किस्म की बातों के लिए होता है। अक्सर ये मान के चलते हैं हम, हल्का फुल्का कुछ पढ़ना है तो व्यंग पढ़ लो, विनोद पढ़ लो। हास्य व्यंग का एक कॉलम होता है हर पत्रिका में। श्रीलाल जी ये बताना चाहते हैं हमको राग दरबारी में कि व्यंग वाकई में एक परिस्थिति है जो लगातार जीवन में मौजूद रहती है, संबंधों में, कार्यस्थल में, और सबसे बड़ी चीज है नीति निर्धारण में। प्रिंसिपल का उन्होंने जो जिक्र किया है, ये छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का जो जिक्र किया है, शिक्षकों का जो जिक्र किया है। एक बच्चा कहता है ना कि क्या घनत्व का क्या मतलब होता है ना, अपेक्षिक घनत्व का क्या मतलब होता है। शिक्षक कहता जानते नहीं हो, रिलेटिव डेंसिटी। अब बच्चा क्या समझे? आपने पूछा अपेक्षिक घनत्व का क्या मतलब है, बच्चा पूछ रहा है, तो बजाय इसके कि वो समझाए कि अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, वो कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी। यानी उसका उसका उसने अंग्रेजी उल्टा कर दिया। तो ये श्रीलाल जी की ही विशेषता है कि वो इस तरह की बात ये बताते हैं, और वो बताते हैं कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि है। चीन को समझने से पहले उस पर मुग्ध होकर कविता लिखते हैं। भाखड़ा नंगल मान को देखकर वो कहते हैं, आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए प्रभु ने भारत भूमि को चुना। यानी वो उसकी टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते, उसकी यूटिलिटी पे नहीं जाते, वो उसको लेके देखे कल्पना कर रहे हैं। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई युवती को देखकर वे मतीराम और बिहारी की कविताएं बुहारने लगते हैं। तो आप सोचिए, इस तरह की बातें वो लगातार भारतीय समाज की जो वो है ना गड़बड़ियां, उनको वो व्यंग के माध्यम से सामने लाते हैं। इस रचना की ये विशेषता है, और शायद इसीलिए ये इतने 55 साल जीवित रह गई और रहेगी। ऐसी ही रचनाएं तो कालजयी कहलाती हैं, काल को जीत रही है। शुक्रिया। हमारे श्रोताओं के बीच से हम लोग सवाल आमंत्रित करेंगे इस विषय पे। गिलियन से भी आप पूछ सकते हैं और ममता जी से भी। हाँ, मेरा नाम सचिन है, मैं मैंने ग्रेजुएशन भी किया है हिंदी लैंग्वेज से। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी हम लोगों ने महिला आंचल का बात, रेणु जी का बात किया, तो रेणु जी ने जो गांव दिखाया उसमें कहीं ना कहीं समाज के लगभग गांव में रह रहे हर तबके को उन्होंने उसमें थोड़ा एक जगह दी है। लेकिन श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में वो नहीं लगता जैसे कि गांव जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों या ज्यादा राजपूतों के बीच में ही सिमट के रह गया। जैसे हम सनीचर कहाँ से आता है, किस चीज से आता है, उसके बारे में नहीं थी। तो कहीं आपको ये नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से गांव का चित्रण नहीं उभार पाते हैं श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी में? ये सवाल किससे है, गिलियन से है या ममता जी से है? दोनों में जो भी देना अच्छा, चाहें। चलिए ठीक। ममता जी बताइए, आप से पूछ रहे हैं। आपका सवाल, इनका कहना है कि जो श्रीलाल जी ने जिस तरह से गांव का चरित्र चित्रण किया है वो वैसा लगता नहीं है। वो महिला आंचल में गांव की फीलिंग है, उसका एहसास है, वो गांव जैसा लगता है। लेकिन श्रीलाल शुक्ल मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि गांव में जैसे कि अगर आप महिलांचल देखते हैं तो महिलांचल में टोले बटे हुए हैं। गांव में एक राजपूत टोला है, ब्राह्मण टोला है, अलग अलग टोला है, उसमें फिर वो दलितों का भी एक मोहल्ला है। लेकिन राग दरबारी में वो मतलब गांव में सिर्फ एक जाति तो नहीं रहती है, मतलब वो पूरी तरह से गांव को समेट नहीं पाए। गांव का पूरा जो जातीय संरचना है गांव की, उस पर कोई बड़ा नहीं दिखता है राग दरबारी में।
हाँ, मैं समझती, देखिए ये दोनों फर्क है, दो लेखकों का फर्क है। एक लेखक पद्य की तरह गांव को देखता है, महिला आंचल में वो कलाकार और काव्यात्मक दृष्टि से उन्होंने गांव को कंस्ट्रक्ट किया है महिला आंचल में। तभी तो उन्होंने डॉक्टर प्रशांत और कमली जैसे पात्र लिए हैं, उनका प्रेम दिखाया उन्होंने उसमें महिला आंचल में। साथ ही साथ उन्होंने गांव की धूमिलता दिखाई है। ये हम नहीं कह सकते कि उनका गांव पूरी तरह से निष्कंटक गांव है, ऐसा नहीं है। लेकिन यही श्रीलाल जी बिल्कुल अलग है, क्योंकि श्रीलाल जी एक गद्य लेखक की तरह और एक सर्वेक्षणकर्ता की तरह लिखते हैं। मुझे ये लगता है कि श्रीलाल जी लगातार गांव में एक सर्वेक्षणकर्ता की हैसियत से देख रहे हैं सारी चीज, क्योंकि उनके कोई इमोशन पता नहीं चलते हमको। मैं इस चीज को रचना की सीमा भी मानती हूँ कि लेखक का भाव जगत इसमें कहीं आता नहीं है, आड़े नहीं आता है। हर चरित्र को वो उसकी व्यंग्यात्मक परिभाषा और पृष्ठभूमि में देते हैं, जबकि रेणु अपने पात्रों के साथ एक बड़ा घनत्व लगाव रखते हैं, बड़ा सघन लगाव है उनका अपने पात्रों के साथ। वो अपने पात्रों को बीच में छोड़ते नहीं है। शीला जी तो अपने बीच में कितने पात्रों को छोड़ देते हैं, कभी कभी वो देते हैं टच। जैसे जब गयादीन के पास बैद जी जाते हैं बद्री पहलवान और बेला की अंतरजातीय शादी का प्रस्ताव लेकर, तो बद्री पहलवान कहते हैं मुझे ये लड़की चाहिए। तब गयादीन क्या कहता है वैद जी से, कह रहे कुछ भले लोगों को भी रहने दोगे कि नहीं गांव में। समझिए, तो आप सोचिए कि दोनों लेखकों के दृष्टिकोण में फर्क है, उनके ट्रीटमेंट में फर्क है, उनके चरित्रों में फर्क है। रेणु एक रोमांटिक दृष्टि के है। हाँ, परती परिकथा में ऐसा नहीं है। परती परिकथा तो मुझे समझ में नहीं आया, बहुत कठिन लगी मुझे उसकी भाषा। वो भाषा समझ में नहीं आती, उसमें मैथिली के इतने ज्यादा शब्द है। लेकिन हाँ, अवधी के शब्द जो शीला जी ने उपयोग किए हैं, शीला जी की भाषा की छटा देखिए आप, वो अंग्रेजी और अवधी मिला देते हैं साथ में। अब अंग्रेजी और अवधी जब मिलाते हैं तो क्या इफेक्ट पैदा होता है। मैंने खुद, क्योंकि कॉलेज में इलाहाबाद में काम किया है, मेरे जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे वो अवधी और अंग्रेजी मिलाकर बोलते थे। वो मुझे आके कहते थे, गुरुजी बैंकवा जा रहे हैं, कोनो काम हो तो बताओ। मतलब बैंक को वो बैंकवा कर देते थे, पॉकेट को वो पॉकेटवा कर देते थे, तो कॉलेज को वो कॉलेजवा बोलते थे। तो आप ये सोचिए कि हमारे देश में भाषा के साथ क्या क्या खिलवाड़ होता है, और ये खिलवाड़ जो है ये राग दरबारी की आत्मा भी है। नहीं, लेकिन मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का अर्थ है कि जो राजनीतिक व्यवस्था उन्होंने गांव की दिखाई है, उसमें वो जो गांव के मतलब सभी जातियों का, जो सभी लोगों का, उसका वो चित्रण नहीं, हम ये कह रहे हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ कुछ? हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए। मैं आपको बस जो शीला शुक्ला ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, ओके। कुछ लोगों ने शुरू में एतराज किया कि उसका नाम राग दरबारी है, उसका संगीत से कोई संबंध नहीं है। तो उन्होंने जवाब में लिखा है, किताब पढ़ के कोई भी देख सकता है कि संगीत से इसका कोई सरोकार नहीं है, और शायद मेरा समीक्षक भी जानता है कि ये राग उस दरबार का है जिसमें हम देश की आजादी के बाद और उसके बावजूद आहत अपंग की तरह डाल दिए गए हैं या पड़े हुए हैं। Now, क्योंकि इस शिवपालगंज में अब मुख्य तौर पे ये उसी वैजरी की दरबार की कहानी है। तो वैद जी के दरबार में कौन आता है? लंगर आता है, शनिचर आते हैं, दोनों बेटे हैं, इस किस्म के लोग आते हैं। दलित इससे अलग हैं। उसके अलावा हम तो
हम ये भी कहना चाहते, जितने में मैंने श्रीलाल जी से बात की जब मैं अनुवाद कर रही थी, और कभी कभार हम चाय वगैरह पीते थे साथ में, मैंने कुछ इन्होंने इसका भी जिक्र किया है कि उस जमाने में जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, यानी 50s के अंत का वो हिस्सा है ज्यादातर, जब जवाहरलाल नेहरू ने एजुकेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह वगैरह को मुख्य बना दिया है गांव को विकसित करने के लिए। He said, उस जमाने में पॉलिटिक्स कास्ट की इतनी अहमियत नहीं थी जो बाद में जिसकी हासिल हुई थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हिंसा जो हम थोड़ा बहुत हम देखते हैं राग दरबारी में, लेकिन इसमें लाठी है वगैरह वगैरह वगैरह, वो भी अब आज के मुकाबले में बहुत कम है। अगर मैं आज इस किताब को लिखती तो मुझे मार्केस की तरह मैजिकल रियलिज्म इस्तेमाल करना होता, क्योंकि सब कुछ जो डिस्टोर्शंस उस वक्त है वो इससे ज्यादा हो गए। तो उस जमाने में मुझे लगा है, मुझे ये किताब उस दरबार के बारे में है जो बेजदी का है, जिसमें दलित की कोई पावर नहीं है। और तो आप कह सकते हैं कि पूरी सोसाइटी की तस्वीर नहीं है, क्योंकि नहीं है, लेकिन बेजदी की इस दरबार की अच्छी तस्वीर है। दूसरा सवाल, यह आखिरी सवाल होगा, अगले सत्र की शुरुआत होनी है। जी नमस्कार, मेरा नाम है रविदत्त वाजपेयी, और जहां से ये ग्रेजुएट पढ़े वहां मैं पढ़ाता हूँ। दुख की बात यह कि उनको नहीं पढ़ाया। तो जो किताब मैंने एक बात दिखाई कि इसमें पूरे गांव का चित्रण नहीं है, तो आपने अगर पूरी किताब पढ़ी है तो रंगनाथ बाबू एक बार घूमते हुए आते हैं और रास्ते में एक टोला पड़ता है जिसका नाम है चमरही। सही बात है। लोग बाहर मांगने आते हैं, आशीर्वाद मांगने आते हैं, तो ये उसमें है। किताब में जो सबसे बड़ी कमी ढूंढी जाती है, और बुद्धिजीवियों में खास करके, इसमें मुस्लिम समुदाय नहीं है। और अवध में ऐसा कौन सा गांव है जहां मुस्लिम नहीं रहते? ये सच है, इसमें नहीं है। लेकिन हर किताब में हर समुदाय हो ये देखा कि अपनी स्वतंत्रता है, उसकी कहानी के अंदर ये बात नहीं आ रही होगी, तो उन्होंने नहीं डाली। सवाल मेरा नहीं था, इस सवाल का जवाब देना था। और दूसरा, आपको यहां पर अभी बोलते हुए लगा होगा कि आप आज भी छंगामल महाविद्यालय में है। ईक की गाड़ी तो नहीं मिली, हमने ट्रैक्टर बुला लिया, पीछे से 2 बार निकला कि आप बोल रही हैं पीछे से ट्रैक्टर जा रहा है। और दूसरी बात आपने कही थी कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में शायद जो महाविद्यालय है या विद्यालय है वो छंगामल से बेहतर है। उस हिसाब से रांची तो फिर मेट्रोपॉलिटन नहीं हो पाएगा। छंगामल महाविद्यालय अभी भी चल रहे हैं। सवाल मेरा कुछ नहीं था, उनको जवाब देना था। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। कौन है? शुक्रिया आप सब श्रोताओं का भी, ममता जी का भी और गिलियन जी का भी, सबका कि इस सत्र को बहुत जीवंत बनाया, और खासतौर से जिस तरीके से रवि जी ने इसको कंक्लूड किया, हम उनके प्रति भी धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।